अगर हम किसी इंसान को या एक पेड़ को या एक छोटे से कीड़े को भी देखें तो बाहर से सब बहुत सामान्य लगता है ना। हाँ बिल्कुल, बाहर से तो हम सिर्फ एक जीव देखते हैं। सही बात है, लेकिन जो रिसर्च और नोट्स आज हम डिकोड करने वाले हैं, मतलब उसे पढ़ने के बाद नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। असल में हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हम चलते फिरते महाद्वीप हैं जिनके अंदर एक ही वक्त में खरबों छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं, और वो भी एकदम पूरी सटीकता के साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक और थोड़ा हैरान करने वाला नजरिया है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा का विषय है कोशिका रूपी शहर या सेल्यूलर मेट्रोपोलिस। और सुनने वालों के लिए बता दूं, ये विषय उन ऑनलाइन टीचर्स, एजुकेटर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए एक मास्टर क्लास है जो जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी जैसे भारी भरकम विषयों को आसान बनाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर क्रिएटर्स का ये सवाल होता है कि वैज्ञानिक शब्दावली को आम दर्शकों के लिए दिलचस्प कैसे बनाया जाए। तो चलिए आज इसी तकनीक को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में जो सबसे बुनियादी बात दी गई है वो ये है कि कोशिका या सेल का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। बिल्कुल। ये गोल, चौकोर या अंडाकार हो सकती है। और जब एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो एक ऊतक या टिश्यू बनाती हैं। सही कहा। और इस शहर को समझने से पहले एजुकेटर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसकी खोज की कहानी कैसे सुनाई जाए। इतिहास जानना जरूरी है। बिल्कुल। इतिहास सिर्फ तारीखें याद रखना नहीं है, ये देखना है कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ा। 1665 की बात है, जब माइक्रोस्कोप बहुत ही शुरुआती दौर पे थे। अच्छा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो उन्होंने देखा वो असल में एक मृत कोशिका थी। मृत कोशिका मतलब उसमें कोई जीवन नहीं था। हर की दीवारें देखी थी जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। अंदर का शहर पूरी तरह वीरान था। ओहो, मतलब सिर्फ एक खाली खंडर देखा उन्होंने। एकदम सही। फिर इसके कुछ सालों बाद लुवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक आए। उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए थोड़े बेहतर लेंस से पहली बार एक जीवित कोशिका को तैरते हुए देखा। ये तो विज्ञान में एक बहुत बड़ा कदम रहा होगा। बहुत बड़ा। और फिर जैसे जैसे हमारे देखने की क्षमता बेहतर हुई, पुरकिंजे और वॉन मॉल जैसे वैज्ञानिकों ने देखा कि इस कोशिका के अंदर, मतलब दीवारों के भीतर, एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा हुआ है। उन्होंने इसे प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य नाम दिया। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी ने पहली बार एक बंद शहर की दीवारों के अंदर झांक कर देखा हो कि जीवन असल में कैसा दिखता है। ये कहानी की तरह समझाना वाकई बहुत असरदार है। अब जब ये शहर खोज लिया गया तो ये समझना भी तो जरूरी है कि इस शहर के नियम क्या हैं, इसका संविधान क्या है। बिल्कुल। 1838 के आसपास जर्मन वैज्ञानिक स्लीडन ने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने हैं, और फिर श्वान ने जंतु कोशिकाओं के बाहरी आवरण के बारे में बताया। लेकिन इन सब में एक बहुत अहम नियम रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक क्रिएटर के नजरिए से एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हम इसे शहर या बिल्डिंग के रूपक से समझा रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि एक पुरानी बिल्डिंग ही बीच से टूटकर दो नई बिल्डिंग बन जाती है? मतलब अगर ऐसा है तो क्या कोई भी कोशिका कभी पूरी तरह मरती नहीं है, बस बनती रहती है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, और यहीं पर हमें अपनी एनालॉजी या रूपक को थोड़ा और सटीक करना होता है। कैसे? देखिए, कोई पुरानी बिल्डिंग ईंट दर ईंट टूटकर दो नई बिल्डिंग नहीं बनती। कोशिका का विभाजन असल में ऐसा है जैसे शहर के पास अपना एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। हाँ। जब शहर को बढ़ना होता है तो वो सबसे पहले उस ब्लूप्रिंट की एक सटीक कॉपी बनाता है। फिर वो नया कच्चा माल इकट्ठा करता है और बिल्कुल अपने बगल में, अपनी ही सीमाओं के अंदर, हाँ, अपनी ही सीमाओं के अंदर एक नई संरचना खड़ी करता है। जब सब कुछ डबल हो जाता है तब जाकर बीच में से एक दीवार खींच दी जाती है और संपत्ति बट जाती है। क्या बात है। पुरानी कोशिका मरती नहीं है, बल्कि वो अपना सारा अनुभव और जानकारी नई पीढ़ी को सौंपकर जीवन को आगे बढ़ा देती है। मतलब एक अटूट श्रृंखला। बिल्कुल। यही आधुनिक कोशिका सिद्धांत या मॉडर्न सेल थ्योरी का मूल है कि सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बने हैं। ये ब्लूप्रिंट वाला उदाहरण बहुत ही स्पष्ट है। तो अब जब हमें पता है कि ये शहर बनते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। हमारे नोट्स में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जिक्र है। अगर कोई टीचर इसे समझा रहा है तो बस नाम ले लेना काफी नहीं है, है ना? एकदम सही बात है। सिर्फ नाम से कुछ समझ नहीं आता।
तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत प्राचीन और सरल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। हाँ। इनमें कोई पूर्ण विकसित केंद्रक या कंट्रोल रूम नहीं होता। इसे हम एक बहुत ही पुराने गांव की तरह देख सकते हैं, जहां कोई फिक्स पंचायत भवन नहीं है, सारे दस्तावेज खुले में पड़े हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। और इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये एकदम आधुनिक स्मार्ट सिटी की तरह हैं, जिनमें एक प्रॉपर कंट्रोल रूम यानी केंद्रक और पावर प्लांट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बिल्कुल। और इनमें 70S के साथ साथ 80S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब यहाँ ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये 70S और 80S असल में क्या है, वरना ये सिर्फ रटने वाली बात हो जाएगी। हाँ, सुनने वालों के लिए बता दूं कि S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है। ये मूल रूप से मापता है कि कोई चीज़ कितनी भारी या घनी है। अच्छा, मतलब घनत्व नापने का तरीका है। जी। तो जब हम 70S कहते हैं तो हम पुरानी, हल्की और बेसिक मशीनरी की बात कर रहे हैं, जो उस प्रोकैरियोटिक गांव में काम आती है। और 80S का मतलब है भारी भरकम, आधुनिक और तेज मशीनरी, जो यूकैरियोटिक स्मार्ट सिटी में लगी होती है। क्या बात है। 70S और 80S का ये मतलब शायद ही कभी क्लासरूम में इतनी आसानी से समझाया जाता हो। हाँ, अक्सर इसे बस रटा दिया जाता है। तो अब किसी भी शहर की तरह इन स्मार्ट सिटीज की अपनी सुरक्षा दीवारें भी होती हैं। पौधों में कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, जो बहुत ही कठोर और निर्जीव होती है। बिल्कुल। लेकिन जानवरों की कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती। उनके बाहर सिर्फ एक कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये झिल्ली चयनात्मक यानी सेमी परमिएबल होती है। मतलब ये तय करती है कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसे रोजमर्रा के उदाहरण से समझाना सबसे अच्छा रहता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसा है जैसे नदी के बहाव के साथ नाव चलाना, जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती। एकदम सही। इसमें कोशिका की कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। पानी या गैस आसानी से झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहाव के विपरीत जाना पड़ता है। हाँ, मान लीजिए किसी जरूरी आयोन को अंदर लाना है, लेकिन अंदर पहले से ही भीड़ है, तो कोशिका को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब अंदर जाने के लिए वीआईपी टिकट देनी पड़ती है। बिल्कुल, ऊर्जा यानी ATP का VIP टिकट। और ट्रांसपोर्ट के इसी हिस्से में दो बहुत ही मजेदार शब्द आते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अगर इसे विजुलाइज किया जाए तो फेगोसाइटोसिस का मतलब है ठोस खाना निगलना। इसमें झिल्ली अंदर की तरफ दबती है, खाने के टुकड़े को घेर लेती है और एक बुलबुला बनाकर उसे कोशिका के अंदर खींच लेती है। और पिनोसाइटोसिस बिल्कुल यही काम तरल पदार्थों को पीने के लिए करता है। ऐसा लगता है जैसे शहर का मुख्य गेट खुद ही पिघलकर चीजों को निगल रहा हो। ये दृश्य वाकई बहुत शानदार है। और दीवारों की बात हो ही रही है, तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हाँ बताइए, कि जब पौधों की कोशिका का विभाजन होता है, तो बाहर की कठोर दीवार अचानक से टूटकर दो नहीं बन जाती। अच्छा, तो फिर कैसे बनती है? निर्माण अंदर से बाहर की तरफ होता है। कोशिका के बीचों बीच फ्रैगमोप्लास्ट नाम की संरचनाएं जमा होने लगती हैं और एक नई दीवार खड़ी करती हैं, जिसे सेल प्लेट कहते हैं। ओहो! ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बड़े हॉल के अंदर खड़े होकर बीचों बीच ईंटें जोड़ना शुरू करें और तब तक बनाते रहें जब तक दीवार पुरानी दीवारों को छू न ले। यानी बाहर से तोड़ने के बजाय कमरे के अंदर से ही दो कमरे बना लेना। बहुत बढ़िया है ना, कमाल की इंजीनियरिंग। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि मुख्य गेट से कच्चा माल शहर के अंदर आ गया, लेकिन उसे रखने के लिए जमीन, गोदाम और सही जगह पहुंचाने के लिए कोई रोड नेटवर्क भी तो चाहिए। जाहिर सी बात है। यही काम आता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये एक जेली जैसा तरल पदार्थ है जिसमें शहर की सारी इमारतें टिकी हुई हैं। और सामान जमा करने के लिए होते हैं वैक्यूल्स या रसधानी। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि पौधों में ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि कोशिका का 90% हिस्सा यही घेर लेता है। बिल्कुल, और इसके बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, पौधों को इतने बड़े गोदाम या पानी की टंकी की जरूरत क्यों होती है? इसका कारण पौधों के जीवन जीने के तरीके में छुपा है। कैसे? देखिए, जानवर अपनी जरूरत के हिसाब से चलकर पानी पी सकते हैं, लेकिन पौधे अपनी जगह से हिल नहीं सकते। इसलिए जब पानी उपलब्ध होता है तो वे इसे भारी मात्रा में अपने वैक्यूल में जमा कर लेते हैं। अच्छा, तो टोनोप्लास्ट उसे फटने से बचाता है। बिल्कुल, टोनोप्लास्ट की झिल्ली बहुत मजबूत होती है और ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कोशिका को अंदर से एक दबाव देता है, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं।
चूंकि पौधों में हमारी तरह हड्डियां नहीं होती, इसलिए पानी से भरी हुई ये रसधानियां ही उन्हें तने हुए और सीधे खड़े रहने में मदद करती हैं। ओहो, मतलब पानी की टंकी ही उनका कंकाल भी है। एकदम सही। ये तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अब अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो शहर के अंदर माल की आवाजाही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के जरिए होती है। ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ एक पूरा हाईवे सिस्टम है। इसके दो हिस्से हैं। पहला है स्मूथ ईआर, जो एकदम चिकना होता है और इसका काम वसा यानी लिपिड बनाना है। और दूसरा है रफ ईआर, जो खुरदुरा होता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, और क्योंकि इस पर राइबोसोम बैठे हैं इसलिए इसका काम प्रोटीन बनाना है। बिल्कुल सही। और इस हाईवे सिस्टम के साथ एक और बहुत ही अहम अंग जुड़ा हुआ है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। हाँ, गोल्जी काय। इसे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईआर में जो भी प्रोटीन या लिपिड बनते हैं वो सबसे पहले गोल्जी काय के पास ही आते हैं। अच्छा। इसका काम उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना, उन्हें छोटी छोटी थैलियों में पैक करना, जिन्हें वेसिकल कहते हैं, और उन पर एक तरह का केमिकल एड्रेस लेबल लगाना है ताकि वो सही जगह पहुंच सकें। बिल्कुल, एक ई-कॉमर्स के डिलीवरी हब की तरह। गोल्जी काय तय करता है कि कौन सा पार्सल कोशिका के किस हिस्से में जाएगा या उसे कोशिका के बाहर फेंकना है। ये रूपक तो बहुत ही सटीक है। और एक और बहुत ही रोचक तथ्य है, मानव शुक्राणु यानी स्पर्म के आगे का हिस्सा, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जो अंडे की दीवार को भेदने का काम करता है, वो भी इसी गोल्जी काय द्वारा बनाया जाता है। जब कोई क्रिएटर इस तरह के डिलीवरी हब वाले रूपक का इस्तेमाल करता है तो सीखने वाले इसे कभी नहीं भूलते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? हाईवे सिस्टम चल रहा है, डिलीवरी हब काम कर रहे हैं, नए निर्माण हो रहे हैं, इस सब के लिए बिजली यानी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ऊर्जा के बिना तो शहर ठप हो जाएगा। बिल्कुल, और यहीं पर एंट्री होती है कोशिका के पावर हाउस की, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी और बेंडा ने इसे ये नाम दिया था। एकदम सही। इसकी बनावट बहुत ही अलग होती है। इसके अंदर उंगलियों जैसी मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। यहीं पर क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है जिससे एटीपी ऊर्जा बनती है। और यहाँ इस क्रेब्स चक्र को सिर्फ एक नाम की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम पावर प्लांट का उदाहरण ले रहे हैं तो क्रेब्स चक्र वो टरबाइन है जो लगातार घूम रही है। बिल्कुल, ये खाने के अणुओं को तोड़ती है और उससे एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा करती है। एटीपी इस शहर की करेंसी या बिजली का टोकन है। हाँ, मतलब आपको गेट से कुछ अंदर लाना है, एटीपी दीजिए। नया प्रोटीन बनाना है, एटीपी दीजिए। ये पूरी तरह से एक करेंसी की तरह काम करता है। अब जानवरों के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन पौधे अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं। उनके पास लवक या प्लास्टिड्स होते हैं। और इसमें 3 वैरायटी हैं। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं और ये राशन जमा करने का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों को उनका चटक रंग देते हैं ताकि कीड़े आकर्षित हों। और तीसरा सबसे मशहूर है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये पौधों का रसोईघर है जहां सौर पैनलों की तरह सूरज की रोशनी को पकड़कर खाना बनाया जाता है। बिल्कुल, तो खाने और ऊर्जा का इंतजाम हो गया। अब जरा शहर के असली निर्माण कार्य पर आते हैं। हमने हाईवे पर बैठे राइबोसोम्स का जिक्र किया था। हाँ, जिसे पैलेडिन ने खोजा था। एकदम सही। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा और बिना झिल्ली वाला अंग है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था होती है जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीराइबोसोम, ये क्या होता है? जब कोशिका को बहुत सारा प्रोटीन जल्दी बनाना होता है तो कई राइबोसोम एक ही धागे पर, जिसे एमआरएनए कहते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की असेंबली लाइन जैसा लग रहा है। ठीक वैसा ही। एक राइबोसोम गाड़ी का ढांचा बनाता है, दूसरा उसमें इंजन रखता है, तीसरा टायर लगाता है। क्या बात! इस असेंबली लाइन के जरिए एक ही समय में एक ही निर्देश से ढेरों प्रोटीन बनकर तैयार हो जाते हैं। ये उदाहरण सुनकर किसी को भी तुरंत समझ आ जाएगा। राइबोसोम उस शहर की असली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बिल्कुल। लेकिन जहां इतनी फैक्ट्रियां चल रही हों, वहां कचरा और जहरीला धुआं भी तो पैदा होगा। अगर सफाई नहीं हुई तो शहर बीमारियों से भर जाएगा। हाँ, और इसके लिए कोशिका के पास लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम, जिनकी खोज डी डुवे ने की थी। इन छोटी थैलियों के अंदर
जल अपघटनीय एंजाइम्स यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली एसिड की तरह होते हैं। इनका काम है बाहर से आए कचरे या बैक्टीरिया को पचाना। लेकिन लाइसोसोम को अक्सर सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये तो बहुत डरावना नाम है। डरावना तो है। अगर कोई सुसाइड बैग कोशिका के अंदर फट जाए तो क्या उसका शक्तिशाली एंजाइम बाहर निकलकर आसपास की दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को भी पिघला नहीं देगा? ये तो शहर को बचाने के बजाय पूरे मोहल्ले को उड़ाने वाली बात हो गई। ये बहुत ही तार्किक शंका है, लेकिन यहीं पर प्रकृति की इंजीनियरिंग सामने आती है। अच्छा। लाइसोसोम का फटना कोई अनियंत्रित बम विस्फोट नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन या नियंत्रित विध्वंस है। वो कैसे? लाइसोसोम के अंदर के एंजाइम सिर्फ एसिडिक माहौल में काम करते हैं। अगर गलती से एकाध लाइसोसोम फट भी जाए तो कोशिका का बाकी तरल पदार्थ उसे बेअसर कर देता है। लेकिन जब पूरी कोशिका पुरानी हो जाती है या वायरस से संक्रमित होकर खतरे में होती है तो वो पूरी कोशिका एसिडिक होने लगती है। अच्छा, तब क्या होता है? तब बहुत सारे लाइसोसोम एक साथ फटते हैं और कोशिका खुद को पचा लेती है। इस प्रक्रिया को ऑटोलिसिस कहते हैं। और चूंकि एंजाइम्स बाहर निकलते निकलते बेअसर हो जाते हैं, इसलिए पड़ोसी कोशिकाएं पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। वाह, मतलब एक इमारत खुद को गिरा लेती है ताकि आग पूरे शहर में ना फैले। कचरा प्रबंधन का ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है। बिल्कुल है। इसके अलावा हमारी स्रोत सामग्री में पेरोक्सिसोम्स का भी जिक्र है, जो जहरीले पदार्थों को खत्म करते हैं। हाँ, खासतौर पर हमारे लिवर और किडनी में। और पेरोक्सिसोम से जुड़ा एक ऐसा तथ्य हमारे पास है जो किसी भी क्लासरूम या यूट्यूब वीडियो को हिट कर सकता है। वो कौन सा तथ्य है? सुनने वालों के लिए बता दूं कि अक्सर ये सवाल आता है कि जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुत आम है। असल में जुगनू के पेरोक्सिसोम्स में लूसिफरेज नाम का एक खास एंजाइम होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बिना कोई गर्मी पैदा किए सीधे रोशनी उत्पन्न करता है। इसे ही विज्ञान का आहा मूवमेंट कहते हैं। बिल्कुल। तो अब हमने शहर के सारे बुनियादी ढांचों की बात कर ली है, लेकिन इस पूरे महानगर को निर्देश कहाँ से मिलते हैं और ये चलता कैसे? मूवमेंट के लिए कुछ कोशिकाओं के पास सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। हाँ। ये छोटे छोटे बालों या पूंछ जैसी संरचनाएं होती हैं जो नाव के चप्पू की तरह काम करती हैं। जैसे इंसान के शरीर में शुक्राणु की जो गति होती है वो इसी फ्लैजिला के कारण होती है। एकदम सही। और जब जंतु कोशिका को विभाजित होना होता है तब सेंट्रोसोम नाम का अंग काम आता है। ये एक तरह की मचान बनाता है जो कोशिका को दो हिस्सों में खींचकर बांटने में मदद करती है। और अब आते हैं इस शहर के सचिवालय या मुख्य सरकारी दफ्तर पर, केंद्रक या न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बिल्कुल, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रक ही तय करता है कि कौन सी फैक्ट्री कब चालू होगी, कचरा कब साफ होगा और शहर कब विभाजित होगा। इसके अंदर लगभग 70% प्रोटीन और 10% डीएनए होता है। और इसी केंद्रक के अंदर वो मास्टर ब्लूप्रिंट्स रखे होते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। मतलब गुणसूत्र या क्रोमोसोम, जिनकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। हाँ, एक सामान्य इंसान की हर कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 के जोड़े में होते हैं। बिल्कुल। इन्हीं में माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर करने की सारी कोडिंग सुरक्षित होती है। हमारे नोट्स में गुणसूत्रों के दो बहुत ही अजीब नाम दिए गए हैं, लैम्ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र। ये विशाल आकार के होते हैं। लेकिन ये इतने बड़े क्यों होते हैं? क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये जरूरत के हिसाब से किया गया बदलाव है। अच्छा। आमतौर पर क्रोमोसोम बहुत ही कसकर लपेटे हुए धागे की तरह होते हैं। लेकिन कुछ जीवों में, जैसे मेंढक के भ्रूण में या फल मक्खी में, शरीर का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो उन्हें अचानक से बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। बिल्कुल। इसलिए वो अपने गुणसूत्रों के धागों को खोल देते हैं ताकि कई जगह से एक साथ ब्लूप्रिंट पढ़ा जा सके। ओहो। जब ये धागे खुल जाते हैं तो ये पुराने जमाने के लैंप साफ करने वाले ब्रश जैसे विशाल दिखने लगते हैं। ये बस ब्लूप्रिंट को खोलकर तेजी से पढ़ने का एक तरीका है। ये समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ नाम रट लेने से विज्ञान उबाऊ हो जाता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो केंद्रक इस शहर का सचिवालय या सरकार है जो सारे फैसले लेता है, और गुणसूत्र
वो दस्तावेज हैं जो अगली पीढ़ी के शहर का नक्शा तय करते हैं। एकदम सही सारांश है ये। जो क्रिएटर्स और एजुकेटर्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये स्पष्ट है कि सिर्फ तथ्य बताने से लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक सिस्टम, एक कहानी के रूप में जोड़ते हैं, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। एक माइक्रोस्कोपिक कोशिका के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड, एक पूरा शहर चल रहा है। और ये कोई एक शहर नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस पॉडकास्ट, मेरा मतलब है इस चर्चा को सुनने और समझने के लिए शरीर के अंदर ऐसे खरबों शहर इस वक्त एकदम सटीक तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो सोचिएगा कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, खरबों शहरों का एक चलता फिरता महाद्वीप है। बहुत ही गहरा विचार है ये। सीखने और सिखाने का ये सफर वाकई कमाल का है। और आज